तो चलिए, तो आज का जो क्लास है हमारा बेटा, मोस्ट प्रोबेबली हमारे इसमें डिस्कशन का जो विषय होगा वो क्या होगा पहले बता देता हूँ। तो हमारा, जैसे कि मैं कल की क्लास में ही बताया था कि हमारी दो चीज़ें हमको डिस्कशन करनी है। पहली तो जो हमने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा है उसका एक समरी पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट अपन का जो डिस्कशन का दूसरा मैटर होगा वो होगा हमारा क्या, ये जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी ब्रिटिशर्स। हालांकि ब्रिटिशर्स कभी भी हमारे देश में इंटेंशनली किसी चीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं आए थे, बट एट द एंड उनके जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें रह गई जो कि बाद में हमारे लिए काफी फायदेमंद हुआ। देश आजाद होने के बाद उनकी उन्हीं चीजों को हम काफी बेहतर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। तो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कोई हमारे देश में हमारी सुविधा के लिए या हमारे फायदे के लिए कुछ चीज नहीं किया। इंटेंशन वॉज देयर टू हेल्प देमसेल्फ, अपने आप को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये सब चीजें बनाई थी। लेकिन उनके जाने के बाद ये चीजें यही छूट गई और वही चीजें हमको बाद में एक काफी हेल्पफुल या काफी फायदेमंद होने लगे। तो उस चीज के रिगार्डिंग ये चीज हमको आज समझना पड़ेगा। दैट इज व्हाट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। चलिए, सबसे पहली बात, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में कौन मुझे समझा सकता है? बिट नंबर 1, ये जो पॉइंट जो आप लोगों ने पढ़ा है ये मुझे कौन समझा सकता है? The point is self-sufficiency in food grains. कौन समझा सकता है? Anybody? पढ़े पढ़े? This point, self-sufficiency in food grain production. मेरी आवाज क्लियरली आ रही है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन किसने पढ़ा है? किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा? चलिए ठीक है, आखिरकार समझाना मुझे ही था ऑफ कोर्स। मैं तो बस खाली आप लोगों को ये पूछा था कि आप लोगों को चीजें आती है या नहीं। एनीवे, डजंट मैटर। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने समय में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआत की थी जो कि आगे चल के हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद हुआ। वो था चीजों को स्टोर करके रखने के लिए स्टोरेज बनाना। स्टोरेज का मतलब क्या? जो हम लोग क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन या बड़े बड़े जो थे मतलब जगहें होते थे। ये सबसे पहले शुरुआत की थी किन्होंने? सर, सबसे पहले शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने। उनका काम क्या था सर? उनका काम ये था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो कि लगान के फॉर्म में कलेक्ट करते थे, किससे सर, किससे कलेक्ट करते थे? फार्मर से कलेक्ट करते थे। वो फार्मर से कलेक्ट किया गया लगान को एक साथ इतने लोगों से डाटा मतलब कलेक्ट करके अगर ले आए, इतने लोगों से उन्होंने फूड ग्रेन कलेक्ट करके ले आया, तो क्या करेंगे सर? उतना फूड ग्रेन को वो लोग क्या करें, प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखने के लिए बफर जोन टाइप का या अल्टीमेटली बफर स्टॉक जहां पर जमा करके रख सकते हैं, जैसे गोडाउन हो सकता है या कोई बड़ा सा एक स्टोरेज हाउस हो सकता है। ऐसी चीज की उन्होंने कंसेप्ट चालू की जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। क्यों फायदेमंद हुआ? बिकॉज उनके जाने के बाद हमने वो कंसेप्ट सीख लिया था कि भैया फूड ग्रेन्स को स्टोर करके कैसे रखना है, एंड वही फूड ग्रेन्स को प्रॉपर स्टोर करके रखने की वजह से एक बार का प्रोडक्शन लंबे समय तक हम लोग क्या कर सकते थे, इस्तेमाल कर सकते। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या बोला मैं? अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है, एक और एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने हमको क्या सिखाया सर? उन्होंने हमको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचना सिखाया। पहली बात ध्यान सुनिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचना सिखा दिया। पहले तक हम सिर्फ क्या करते थे सर? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी होता था वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब जो बनेगा वो हम अपने खुद के लिए कंज्यूम कर लेंगे, हम उसको बेचना नहीं है। लेकिन उन्होंने जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, जो कि हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक में,
कि कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या बोला था मैंने, जब किसी चीज को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज को बेच करके पैसा कमाने की बात जब हो जाती है, बिजनेस पर्पस की बात हो जाती है, तो उसको कमर्शियलाइजेशन बोला जाता है। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने की वजह से जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने एक नई कंसेप्ट हमारे दिमाग में डाल दी कि भैया चीजों को सिर्फ अपने खुद के इस्तेमाल के लिए यूज ना करो, बल्कि उसके साथ साथ उसको बेच करके कुछ पैसा भी कमाओ, ताकि एक्स्ट्रा चीज फ्यूचर में आप इस्तेमाल कर पाओ। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है किस चीज की सर, ये टॉपिक को एक बार फिर से बता देता हूँ सर। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात हुई थी, वही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है सर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये वही चीज को यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिशर लोग जब अपना कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लाए, तो इससे क्या हुआ, द ब्रिटिशर गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी। ब्रिटिशर्स के पास रॉ मटेरियल की और कमी होने नहीं लगी। ये आप जानते हैं सर, रॉ मटेरियल की कमी क्यों नहीं होने लगी? बिकॉज उन्होंने बोला आप वही प्रोडक्शन कीजिए जो हमें जरूरत है। और उनको क्या जरूरत था, कौन बोल सकता है? Cotton and वेरी गुड। Indian. वो रॉ मटेरियल की जरूरत, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, वेरी गुड। वो कैश क्रॉप में मेनली दो चीजों का नाम ज्यादातर आता है, एक होता है कॉटन और एक होता है जूट। उसका मेन मकसद ये था कि उनको उन पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना होता था अपने कंट्री में मशीनों के जरिए। तो दैट्स व्हाई मशीनों में वो रॉ मटेरियल डालने के लिए उनको वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर? वो इंडिया से ही मिलेगा। और इंडिया से मिलने के लिए इंडिया के फार्मर्स को एनकरेज करना जरूरी था कि भैया तुम वही चीज को प्रोडक्शन करो जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स व्हाई उनके पास में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। और बाद में यही चीज चल करके हमारे लिए फायदामंद हुआ कि हमने उन चीज को सीखा और उसको हमारे कंट्री में उनके जाने के बाद हमने क्या किया, लागू किया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है भैया? Better means of Good mode. यस यस, प्रीवियसली ही हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का मतलब क्या बोला था सर? हमारे देश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुए ब्रिटिशर्स के वजह से, जैसे कि रोड्स बने, Roadways, railways. वाटरवेज भी बनाए गए, एयरवेज भी बनाया गया। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सर, वो रेलवे थी। और मैंने आपके कल ग्रुप में एक छोटा सा जो हमारा कंफ्यूजन चल रहा था वो बुक्स के ईयर्स के रिगार्डिंग, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रेलवे की पहली जो सेवा हमारे देश में चालू हुई थी वो बॉम्बे से थाने थी, और वो 1853 में थी। बुक में जो बुक में दिखाया था उसमें 1854 था। और 1854 मेरे दिमाग में क्यों था ये भी बता देता हूँ, क्योंकि उसके ठीक बाद ही मैंने आपको ग्रुप में वो चीज भेजा भी था। 1854 की जो थी वो पैसेंजर ट्रेन चालू हुई थी ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में मतलब जो हमारा कोलकाता से हुगली तक का ये पहला पैसेंजर ट्रेन चालू हुआ था 1854 में। ठीक है, तो वो बाद में है, जैसा भी करो, पहला अल्टीमेटली तो जो है वो बॉम्बे टू थाने ही है, और वो 1853 में है। और जो ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया मतलब जो कोलकाता से हुगली तक के बीच का सफर जो पहला ट्रेन चालू हुआ था वो था हमारा 1854 में। तो हमको 1854 याद नहीं रखना है, हमको सिर्फ ये याद रखना है 1853। उसका डेट भी मैंने आपको, प्रॉपर डेट भी वहां पर मैंने नोट डाउन करके भेज दिया था। एनीवे, अब वापस जो हम लोग आते हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है सर। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे टाइम में, मतलब जो ब्रिटिशर्स के टाइम में सर, रोड्स बने, रेलवेज बने, और इन सभी चीजों के पीछे में जो सबसे बड़ा रीजन क्या था सर? उनके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट, उनका खुद का पर्सनल ग्रोथ। लेकिन उनके जाने के बाद, ब्रिटिशर्स जाने के बाद क्या हुआ सर? ब्रिटिशर्स जाने के बाद रोड हमारे पास ही रह गया, रेलवे हमारे पास ही रह गया, उनके बनाई गई चीजें हमारे पास ही रह गई। तो ये सब चीजें हमको और क्या बेहतर बनाई सर? हमारे लिए, हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन की सेवा थी वो और बेहतर बनी, ताकि रोड्स बने तो रोड से दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए सुविधा होने लगी, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा होने लगा। रेलवे की वजह से भी हमारी जो डिस्टेंस प्लेसेस थी वो दोनों को कनेक्ट किया जा सका। एंड फाइनली आगे चल के हमारे लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। आपको पता है कि जो रेलवे की सेवा हमारे देश में प्रोवाइड की जाती है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कनेक्शन है। पता है, जो रेल नेटवर्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछे, याद रखिएगा, इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो दैट्स व्हाई
ये सब चीजें हमारे देश में कैसे बनी सर? बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। इन्होंने हमारे देश में ये किया एंड फ्यूचर में यही चीज जा करके हमारे लिए क्या बन गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा चीज बन गया हमारे देश में, उस चीज को लागू करने के लिए। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? तो बेटर मीन्स ऑफ Yes. ट्रांसपोर्टेशन वाज द अनदर कंट्रीब्यूशन। चेक ऑफ फेमाइन, इट इज क्वाइट रिलेटेड टू योर प्रीवियस टॉपिक। मैंने जो अभी 2 नंबर पॉइंट बताया उसके बारे में बात है। फेमाइन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, सूखा पड़ना। ठीक है, तो फेमाइन में नॉर्मली क्या होता था, जब पहले 2 एरियाज के बीच में कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता था, फास्ट कनेक्शन नहीं होता, तो अगर किसी जगह पे कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई, तो हम उस जगह पर हेल्प नहीं कर पाते थे, उस जगह के साथ कनेक्शन नहीं बैठा सकते थे जल्दी से। लेकिन आज के समय में क्या होता है सर, हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा फास्ट है कि हम विद इन सेकंड, विद इन मिनट्स हम किसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर वो प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। So that is what the concept of is all about। ये जो रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए, ये कनेक्शन जो हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए आसान हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में जो फेमाइन एरियाज है, जहां पर कि सूखा पड़ता है या किसी जगह मान लीजिए वहां पर बारिश नहीं हुआ, तो उन जगहों के लोगों को हेल्प करने के लिए सामान ट्रांसपोर्टेशन करना, चीजें भिजवाने, ये ज्यादा आसान होने लगा। एंड दैट्स ये फेमाइन को चेक करने के लिए भी रेलवे और रोड्स का जो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसी वजह से इस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर, हाँ, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। बेटा ये तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रहे हैं। हमारे देश में चलता था बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम के बाद आज हम लोग कौन सा सिस्टम चला रहे हैं सर? मॉनेटरी सिस्टम चला रहे हैं, जिसमें मनी का यूज होता है। पहले क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, और आज क्या हो रहा है सर आज हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए पैसा दे देते हैं, मनी का इस्तेमाल करते हैं, और मनी अगर अपन दे देंगे तो वो चीजें आसानी से हमको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर जो लॉजिकल बात समझने वाली है कि ये जो बैटर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम की जो शिफ्टिंग हुई थी, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम में ही हुआ था। तो दैट्स व्हाई, तो मॉनेटरी सिस्टम में लाना, हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम को चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका सर, एक ब्रिटिशर्स का। तो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, शिफ्टिंग टू मॉनेटरी इकोनॉमी। मतलब जो पहले बार्टर सिस्टम का हम लोग जरिया चलते थे, चीजों को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे सर, नॉर्मली गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है सर, ये जो मॉनेटरी सिस्टम के जरिए हम जो अपने डे टू लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा देते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इसकी भी शुरुआत जो थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुई थी। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है बेटा हमारा यहाँ पर, वो है आपका बिट नंबर 5, दैट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप का मतलब क्या होता है? ध्यान से, देश में ब्रिटिशर्स लोग जो शासन करते थे बेटा, ये याद रखिए, वो लोगों का ना कंप्लीट सिस्टम था। सिस्टम रिगार्डिंग व्हाट? क्या चीज का सिस्टम सर? इतना बड़ा देश को चलाने के लिए ना एक प्रॉपर तरीका होना बहुत जरूरी था। प्रॉपर तरीका मतलब क्या? एक हेड कौन होगा, उसके अंडर में कौन काम करेंगे, उसके अंडर में कौन काम करेंगे, एक हायरार्की, एक चैनल, एक सिस्टम होना बहुत जरूरी था, और ये ब्रिटिशर्स को पता था। तो ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे सर, एरिया वाइज अलग अलग हेड बनाते थे। उस एरिया के ऊपर में कुछ 4-5 एरियाज का एक कॉमन हेड बनाया जाता था। उस कॉमन हेड को फिर देखने वाला एक ऊपर सुपरवाइजर होता था। लाइक दिस, ये डिफरेंट पोस्ट क्रिएट किए गए थे। किसके द्वारा सर? ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे, और उसका मेन रीजन यही था कि एक देश को प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाए, प्रॉपर तरीके से देश को चलाया जाए। यानी जो आज के समय में हमारा पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स नाम का वर्ड जो आपके सामने में नजर आता है ना, इसकी भी पीछे रीजन ब्रिटिशर्स ही है। यानी ब्रिटिशर्स लोगों ने ही हमें देश को चलाने का कंसेप्ट दे करके गए। यानी जैसा प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का हेड होता है, वो फिर के अंदर में कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, एंड उसके बाद फिर स्टेट्स के फिर अलग अलग मतलब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके अंदर में अलग मिनिस्टर्स होते हैं। लाइक दिस, ये जो कंसेप्ट है, होल कंट्री को चलाने का जो एक कंसेप्ट है, सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज इन्होंने वही चीज हमको सिखा के गए
कि भैया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तरीका कैसा होना चाहिए, ऐसा सिखा के तो नहीं गए, मतलब उनके जाने के बाद उनके उन्हीं तरीकों को हम अपने लिए इस्तेमाल कर। बात समझ में आ रहा है क्या बोला? बात समझ में आ रहा है क्या बोला? तो द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर, कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि उनकी तरफ से हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, यानी वो हमारे देश में ऑफकोर्स बहुत सारी चीजों में नुकसान किया, बर्बाद किया, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी भी थी जो कि आगे चल के हमारे लिए काफी हेल्पफुल हुआ, काफी फायदामंद हुआ, और वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट, अब इस चैप्टर की अंतिम टॉपिक की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। अंतिम टॉपिक क्या है सर? अंतिम टॉपिक ये है कि जो अब तक पढ़े, पूरा चैप्टर में जो अब तक पढ़े सर, उसका एक समरी, उसका एक समरी, और ये मिल जाता है आपको ये लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ये कंप्लीटली आपको पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस में आखिर सूरत हाल क्या थी, यानी आखिर सिचुएशन क्या था, वो कुछ पॉइंट्स में बताइए। मतलब आपको डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। आपने डिटेल में एग्रीकल्चर सेक्टर भी पढ़ा है, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पढ़ा है, फिर आपने ऑक्यूपेशनल सेक्टर भी पढ़ा है, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ा है, इसके साथ साथ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा। इन सभी चीजों को आपने डिटेल में पढ़ा, एक एक करके पढ़ा कि भैया ये चीजों में हमारे देश में क्या क्या परिस्थितियां थी जब भी ब्रिटिशर्स हमारे देश में शासन करते थे। लेकिन 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 एट दी एंड अगर आपसे एक सिंपली पूछा जाए कि भैया एक ब्रिटिशर्स जो आपके समय में थे या जिसको जब शासन कर रहे थे अराउंड 200 ईयर्स, तो उस 200 ईयर्स में आखिरकार हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, कुछ चंद पॉइंट्स में बताइए, कुछ चंद समरीज में बताइए, और उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर जो चीजें ना बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर जब पढ़ के आ रहे हैं तो फिर समरी में आपको वही सब चीजें मिलेगी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या बनता है सर? सर पहला पॉइंट बनता है कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है क्या कॉलोनियल इकोनॉमी किसे बोलते हैं? सर कॉलोनियल इकोनॉमी उसे बोलते हैं जब भी दो कंट्री आपस में पॉलिटिकली एंड क्या सोशली जब कनेक्टेड हो जाते हैं, वेयर बाय वन कंट्री बिकम्स द रूलर एंड द अनदर कंट्री बिकम्स इट्स कॉलोनी। ठीक है, तो इन दैट केस दैट बिकम्स द कॉलोनियल रूल और कॉलोनियल कंसेप्ट, जिसको कॉलोनियलिज्म भी बोला जाता है। तो इंडिया को कॉलोनियल इकोनॉमी क्यों बोला गया? Why India was considered as the colonial economy? Because India was one of the colony of the Britain. That's why it was colonial economy. And जैसे कि आपको मैंने बताया था सर, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, याद कीजिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स लोग अपने कंट्री में क्या कर रहे थे? ले जा रहे थे, यानी इंडिया से सारा संपत्ति को उन्होंने क्या कर लिया है? एक्सट्रैक्ट करके लिया। ठीक है, तो ये भी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। उन्होंने अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री को क्या बनाया सर? एक प्रकार का फीडर इकोनॉमी बताई। इस बारे में भी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बोला था ना मैं, Yes. फीडर इकोनॉमी यानी इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया सर? अपने लिए बना दिया फीडर इकोनॉमी, मैंने अपने कंट्री को चलाने के लिए उन्होंने फीडर इकोनॉमी बना दिया। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, देखो इसमें हर चीजें लिखी हुई है सर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में भी लिखा है। इसके साथ साथ कॉलोनी पॉलिसी का सेटअप भी जो किया वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ अपने कंट्री को उन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया सर? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी किया। यहाँ पर फ्रॉम इंडिया से वो लोग रॉ मटेरियल को कम दामों में लेके जाते थे। उसको क्या बोला था मैं बेटा? टू फोल्ड एस्पेक्ट, याद है? टू फोल्ड एस्पेक्ट याद है? Yes, sir. टू फोल्ड एस्पेक्ट यस सर। क्या था? टू फोल्ड एस्पेक्ट, पहला वाला पॉइंट क्या था सर? यहाँ से चीप प्राइस में क्रॉप्स को खरीदना सर, जाते थे आपको रॉ मटेरियल सर, हाँ हाँ हाँ, और फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट करके उनको वहाँ प्रोडक्शन करके उसको हाई प्राइसेस में सेल करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अल्टीमेटली टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब ये है कि इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर के जो जाते थे वो कम दाम में लेते थे, यानी चीप रेट में वो इंडिया के फार्मर से वो रॉ मटेरियल को परचेज करते थे, और वो रॉ मटेरियल को जाकर के अपने कंट्री के मशीनों के इस्तेमाल से वो क्या करते थे? उसका फिनिश गुड्स बनाते थे, और वही फिनिश गुड्स को ला करके फिर से इंडिया में ही बेचते थे एट ए हायर प्राइस। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भैया इंडिया से ही रॉ मटेरियल ले रहे हैं और वही सामान वापस ला के इंडिया में ही बेच रहे हैं, लेकिन जब लेने टाइम में कम दाम दे रहे हैं और देने टाइम में ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ टू फोल्ड एस्पेक्ट। माने दो तरीके से हमारे देश को लूटा जा रहा है। एक तो पहले रॉ मटेरियल में भी कम दाम दे रहे हैं,
और दूसरा अच्छा सामान बना करके दे रहे हैं, वो भी ज्यादा दामों में। अब क्योंकि इंडिया के पास में ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि इंडिया के खुद के तो सारे इंडस्ट्रीज बंद हो रखे थे, तो भैया इंडिया में खुद के लिए सामान कौन बनाएगा। तो मतलब बाय फोर्स हम लोग फॉरेन के उस ब्रिटिशर के बनाए गए सामान को परचेज करने के लिए मजबूरन, मतलब हम लोग बाय फोर्स थे, कंपलसरी हो गया था भैया, उसके अलावा हमारे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम उसी का ही सामान खरीदेंगे, सिंपल सी बात है ना। दाम ज्यादा हो या कम हो, उससे अब क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अच्छा, ये फ्यूडल का मतलब समझते हैं बेटा, किसको पता है ये फ्यूडल का मतलब? आपने अगर थोड़ा सा जांच पड़ताल किया होगा तो सब पता चलेगा। अगर आपने सच में पढ़ाई की है, मतलब जो मैं आपको टास्क दिया था कल की क्लास में, तो शायद अगर जांच पड़ताल की होगी, सर ये वर्ड का मतलब क्या था, मैं खोजा, चारों तरफ खोजा, मेरे को ये वर्ड का मतलब ये मिला, वो मिला, वगैरह वगैरह, तो बेटा वो चीज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा अगर खोज पड़ताल की होगी तो शायद आपको पता चलेगा, बट फिर भी अगर आपने नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। फ्यूडल इकोनॉमी को, ये फ्यूडल नाम का वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है वो बता देता हूँ। देखो, इट्स जस्ट लाइक ओनर एंड टेनेंट रिलेशनशिप। ओनर एंड टेनेंट रिलेशनशिप मतलब एक मालिक है और दूसरा उसका भाड़ेदार है। भाड़ेदार मतलब समझते हैं ना, टेनेंट। टेनेंट मतलब समझते हैं ना, क्या बोलते हैं? यस सर। अच्छा, तो ये नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल होता है? मान लीजिए एक लैंड ओनर है, ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है सर लैंड के केस खास, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लैंडलॉर्ड। क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है सर? जिसके अंदर में बहुत सारी जमीनें होती है ना, इसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, अपनी जमीन को किसी फार्मर को या किसी अदर पर्सन को किसमें देगा सर? रेंट में देगा। किसमें देगा? रेंट में देगा। या उसको बोलेगा तू मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर, तू मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर और उसके बदले जो भी बनता है उसका कुछ पैसा मेरे को दे देना। इट्स जस्ट लाइक रेंट। रेंट बोल सकते हैं, रॉयल्टी बोल सकते हैं, ठीक है, या लगान नाम का वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उस समय लगान बोला जाता था, वटेवर। तो अगर किसी लैंडलॉर्ड ने या किसी जमींदार ने या किसी सेठ ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को एज ए रेंट में दिया है, तो इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। क्या बोला जाता है? फ्यूडल सिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। क्लियर है। तो आप जानते हैं सर, ये कंसेप्ट जो था ब्रिटिशर्स लोगों ने भी अपनाया था। क्या अपनाया था सर? जमींदारी सिस्टम के विषय। और उन्होंने पूरी तरीके से फ्यूडल सिस्टम नहीं अपनाया, उन्होंने क्या कर दिया? सेमी फ्यूडल कर दिया। सेमी फ्यूडल मतलब फ्यूडल सिस्टम का आधा। आधा मतलब ये लैंडलॉर्ड जो थे ना, अपने दम के लैंडलॉर्ड नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया लैंडलॉर्ड होते थे। मतलब इनका खुद का कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी जब तक ये लोग अपॉइंटेड ना हो, ठीक है। तो ये हो गया इसीलिए सेमी फ्यूडल। लैंडलॉर्ड बनाए जा रहे हैं और उनका काम वही है कि अपने अंडर में जितने भी लैंड है उन लैंड के फार्मर से क्या कलेक्ट करना? लगान कलेक्ट करना ऑन ए रेगुलर इंटरवल और एट ए वेरी हाई रेट। हाई रेट में कलेक्शन होता है। क्यों होता है? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए वेरी हाई रेट में लगान कलेक्शन होता है। क्यों होता था? सर क्योंकि वो लोग अपने में भी थोड़ा रख के फिर गवर्नमेंट को देते। मतलब जितना गवर्नमेंट को देना वो देना तो कंपलसरी है, उसके बाद एडिशनल जो भी वो लोग कलेक्शन करेंगे वो उनके खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा आगे चल करके हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया। एंड दैट इज वन ऑफ द अनदर फीचर, ये अल्टीमेटली बोलोगे समरी ऑफ द होल कंसेप्ट ऑफ एज ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी की अगर परिस्थिति पूछें तो सर ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमको हमेशा पढ़ने में नजर आता है जब भी हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम की पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर स्टेगनेंट इकोनॉमी। अच्छा, स्टेगनेंट नाम का वर्ड के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टेगनेंट का मतलब क्या बोला था मैं, याद है? स्टेबल, किसी फॉल। जगह पर पॉज हो जाना, पॉज या स्टॉप हो जाना, यानी एक जगह पे कांस्टेंट होकर के रह जाना को बोला जाता है स्टेगनेंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग कहां पर पढ़े थे सर? स्टेगनेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सर एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी ना वो बहुत ही स्लो रेट में बढ़ रही, मतलब हम लोग ग्रो जो कर रहे थे वो ग्रो करना नहीं करना ऑलमोस्ट एक ही बराबर था। आपको पता है कि हमारे देश में जो आज के समय में जो 20th सेंचुरी की बात करें, 20th सेंचुरी मतलब 2000 तक की बात करें तो 20th सेंचुरी अप टू ईयर 2000, 1991 से लेकर के 2000 तक का जो 100 ईयर्स है, सॉरी मतलब कितना से होगा, 1901 से लेकर के 2000, ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? 20th सेंचुरी।
1901 से लेकर के ईयर 2000 तक, दिस इज द ईयर ऑफ व्हाट 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी मतलब देश आजादी भी डेफिनेटली इसी सेंचुरी के अंदर नहीं हुआ है, 1947 इसी सेंचुरी के अंदर नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो देश आजाद होने के बाद जो ग्रोथ रेट थी वो ग्रोथ रेट थी सर कितने की, सर 2% की ग्रोथ रेट, लेकिन जो उस समय था सिर्फ 0.5% था। सोचिए, मतलब आजादी पाने से पहले जो ब्रिटिशर्स के टाइम की परिस्थिति थी, सिर्फ 0.5% की ग्रोथ रेट देखा जा रहा। हर साल हम लोग सिर्फ 0.5% ही ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ 20th सेंचुरी की बात करें तो वहां पर 2% जो था ग्रोथ रेट आया, लेकिन लेस देन 2% है। लेकिन धीरे धीरे ये जब 21वीं सदी यानी जो हम लोग 2001 से अगर अपन काउंट करें, हमारी देश की बात करें 2001 से लेकर के टिल टुडे तक अगर बात करें, ठीक है, ये जो टिल टुडे की बात कर रहा हूँ, ये टिल टुडे वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या है सर, हमारी ग्रोथ रेट जो है थोड़ी बढ़ रखी है। अब हम लोग जो ना प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। हम लोग पहले ऐसे जो मतलब ग्रो करते थे कि भैया मतलब बहुत कम स्लो रेट में ग्रोथ कर रहे थे। तो 2001 के बाद से लेकर के इन 20 सालों में हमने काफी ग्रोथ रेट अचीव किया है, काफी बेहतर तरीके से अचीव किया। और उसके मुझे रीजन भी है यार, जब आप अपने कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, आप अपने कंट्री को फैलाने की कोशिश करते हो, आप अपनी कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली उसका असर नजर आता है। लेकिन वो जब ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर अपन बात करें तो सर ब्रिटिशर्स के टाइम में तो डेफिनेटली वो लोग अपने फायदे के लिए काम करते थे सर। हमारे देश में तो कोई डेवलपमेंट के लिए उन्हें काम कहीं आया नहीं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना ही कोई इंडस्ट्री सेटअप करवाई, ना एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी को कोई फायदा पहुंचाया, स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। तो इस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी उस समय क्या हो रखी थी सर, स्टैग्नेंट हो रखी थी, पॉज हो गई थी, इसकी जो ग्रोथ रेट थी ऑलमोस्ट रुक सी गई। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बिट नंबर 4, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट बेटा, समझ में आ रही। नेक्स्ट बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, अच्छा बैकवर्ड से नाम से पता चल रहा है सर पीछे, जो पीछे चल रहा है, यानी बाकी अगर कंट्रीज के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कंट्री पीछे चल रहा है, इसलिए इसको बोला जाए बैकवर्ड इकोनॉमी। क्यों बैकवर्ड है उसके पीछे रीजन दिया गया सर। पहला तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी। कौन बता सकता है क्यों कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, व्हाई वी डिडंट हैव मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कौन बोल सकता है। सर क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे पास में उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल यूज करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दैट्स व्हाई even though we have lots of resources but still we were not able to produce more because of the lack of technology. अभी हमने पढ़ा लो पर कैपिटा इनकम। अरे भैया प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों की रोजगार नहीं होगी, तो भैया उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर भैया टोटल कंट्री की नेशनल इनकम में क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा सर, डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। भैया ट्रेडिशनल मेथड हम लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे थे और उसी में बोलेंगे हम सब कुछ प्रोडक्शन करो, बोलने से इट्स नॉट पॉसिबल। हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, कौन बोलेगा बर्थ रेट किसको बोलते हैं सर? दी नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 नहीं, नंबर ऑफ न्यू चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर इज नोन एज बर्थ रेट। सिमिलरली डेथ रेट किसको बोलेंगे सर नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर। नंबर ऑफ पीपल डाइंग इन 1000 पर ईयर इज नोन एज द डेथ रेट। तो अल्टीमेटली हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट भी था, ये आपको पता है। एंड मास इलिटरेसी था बेटा, मास इलिटरेसी, ये रेट आपको याद रखने बोला था, बताइए तो कौन बता सकता है हमारे देश का ओवरऑल लिटरेसी कितना था। लेस देन 16%। वेरी गुड, ओवरऑल लिटरेसी जो था वो लेस देन 16% था, मतलब मैक्सिमम लोग जो थे वो इलिटरेट ही थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। बट ये वर्ड तो आप लोग ऑलरेडी सुने हुए हैं। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू रिड्यूस हो जाना, किसी चीज की वैल्यू रिड्यूस हो जाना को बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी वही सेम चीज चल रहा था क्या कि इट इज डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बन गया था, मतलब धीरे धीरे इसके अंदर की जो भी चीज खासियत थी वो कम होते जा रही थी। क्यों कम होते जा रही थी भैया, रीजन तो यही है ना भैया, आप तो सभी चीजें अगर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले जाओगे अपने कंट्री तो फिर भैया हमारे पास बचेगा क्या। अगर हमारे देश से ही सारा पेमेंट करोगे, हमारे देश से ही आप वेल्थ इस्तेमाल करोगे, हमारे देश से ही रॉ मटेरियल लेके जाओगे, हमारे देश से सब कुछ लेके जाओगे, तो भैया हमारे पास बचेगा क्या। तो डे बाय डे इंडियन इकोनॉमी वाज व्हाट
डिप्लीटेड, डिप्लीटेड का मतलब होता है डेप्रिशिएटेड हो रहा था। हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो वैल्यू थी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, बिकॉज देयर वाज नो मतलब अल्टीमेटली फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ काम नहीं किया गया। मतलब जो चीज आपसे लेकर के गए उसके बदले में कुछ दिया नहीं ताकि उसकी जगह पे हम उसको रिप्लेस कर पाए। एंड फाइनली जो चीज हमारे पास में है उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे कि वो धीरे धीरे चीजें खत्म होने लगी। तो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी यही बोलता है कि द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी मेक द इंडियन इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। इज इट क्लियर बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आखिरी पॉइंट आते हैं हमारे इस चैप्टर का, लास्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स चले तो गए, चले गए मतलब क्या, बोले कि भैया सिचुएशन ऐसा है कि हमको देश छोड़ना पड़ेगा। 1947 से पहले करके उनको ये समझ में आ गया था कि अब ये आंदोलन जो चल रहा है, जो रेवोल्यूशन चल रहा है, ये हमको और ज्यादा दिन इस देश में टिकने नहीं देगा। उनको ये समझ में आ चुका था, मतलब अब डेफिनेटली हमको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कंट्री को छोड़ के जाने से पहले जो सबसे बड़ा जो काम वो करके गए हैं, जो लूटे तो चलो ठीक है, वो देश फिर से कमा लेता, लेकिन जो सबसे बड़ा काम करके गए वो क्या, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या, वो बोले कि ये देश अगर अकेला चला, अपने इंडिपेंडेंटली चला तो इतना तरक्की कर जाएगा कि बाकी सभी देश उसके पीछे हो जाए, लेकिन इनको आपस में ही तोड़ दो। आपस में तोड़ दो मतलब इनकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि सर ये लोग आपस में जुड़े हुए। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये आपस में जुड़े हुए। इंडिया की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी। भैया यूनिटी था, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी, ठीक है ना। तो वो जुड़े हुए थे, वो कनेक्शन थे, कभी भी भेदभाव नहीं होती थी, कभी भी जो चीजों के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं होता था। यही चीज जो था आगे चल करके उनको कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे बोल करके उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल दिया। एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा आप देख रहे हैं आज के समय में हमारे देश, अपने देश का लोग खुद के लोग पे विश्वास नहीं करता। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही वजह से है कि माइंड में एक चीज घुस गई है कि भैया हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी का आदमी किसी से विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दैट मेंटालिटी उन्होंने हमारे माइंड में क्या कर दिया, इंस्टॉल्ड कर दिया, उन्होंने बीज बो दिया डिवाइड एंड रूल। अब जब तक हमारे कंट्री में वो यूनिटी नहीं होगी, उस कंट्री में इतने सारे लोग होने का कोई फायदा नहीं। जो हमारे देश की जनसंख्या इतनी, अगर ये यूनाइट होती ना बेटा, ये देश तो कहां से कहां पहुंच जाता। मतलब उन्होंने क्या कर दिया सर, उन्होंने बोला डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेंगे और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन तरीका अपनाया। उन्होंने क्या बोला, ग्रुप वाइज उन्होंने डिवीजन पॉलिसी स्टार्ट की। उन्होंने बोला भैया रिलीजन के बेसिस पे हम लोगों को अलग अलग कर देंगे, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग कर देंगे, कल्चर के बेसिस पे लोगों को अलग अलग कर देंगे। एंड साथ ही साथ जाते जाते जो सबसे बड़ा गेम खेला क्या सर, इंडिया और पाकिस्तान नाम की दो कंट्रीज कर दी। इंडिया अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, यानी इंडिया के अंदर से एक बड़ा हिस्सा को उन्होंने तोड़ के एक अलग कंट्री बना दी जिसको पाकिस्तान बोला जाता है। तो ये इससे क्या हुआ सर, इससे प्रॉब्लम यह हुआ कि कल तक जो जगह हमारे देश के अंदर में आ रहा था, जिसमें बहुत सारी चीजें, फर्टाइल लैंड थी, बहुत सारी सुविधाएं होती थी उस जगह पर, और एग्रीकल्चरल लैंड भी था सर वहाँ पर, लेकिन इस डिवीजन के बाद क्या हुआ सर, वो हमारे देश से चले गया। वो हमारे देश से चले गया मतलब क्या, अल्टीमेटली कल जब मैं बात करूंगा इंडिया, तो इंडिया में तो डेफिनेटली पाकिस्तान को तो काउंट नहीं करूंगा, मैं अपना इंडिया मतलब जितना एरिया मेरे इंडिया के अंदर बचा है उसी को ही काउंट करूंगा। और वो इंडिया जब फ्यूचर में आगे बढ़ के वर्ल्ड के साथ कंपीट करने जाएगा तो क्या उसके पास में एनफ रिसोर्सेज होंगे? तो बोलेंगे नहीं, उसके रिसोर्सेज हमने डिवाइड कर दिया, उसके रिसोर्सेज को हमने बांट दिया है, तो भैया उसके पास में एनफ रिसोर्सेज नहीं होगा। इसके अलावा उनके अंदर की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी कि वो अपनापन था, वो भी हमने तोड़ दिया। तो just because of that the concept of this divide and rule को उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करके अपनाया। एंड जाते जाते हमारे देश को एक बहुत ही बड़ा, एक मतलब बोल सकते हैं अभिशाप के तौर पर देते हुए है। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, द एम्प्यूटेड इकोनॉमी। मैंने इकोनॉमी को उन्होंने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। लोगों की जो यूनिटी थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यस क्लियर है? सबको समझ में आ गई?
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's